हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 के साथ। इससे पिछले वीडियो सेशन में आपने पार्ट 1 में प्री इंडिपेंडेंस के फैक्ट्स कवर किए थे इंडियन इकोनॉमी के, कि एकदम स्टार्टिंग एंशियंट इंडिया से लेके 1947 तक भारत की इकोनॉमी में क्या बड़े बड़े लैंडमार्क्स और माइलस्टोन्स हुए, उनके रिलेटेड हमने कवरेज किया था। और अब इस वीडियो सेशन में पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में हम ये कवर करेंगे कि 1947 में हम आजाद हुए से लेके 1991 तक जब हमने रिफॉर्म्स किए, उस दौरान हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इन सब चीजों में क्या क्या किया, जहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमें निकल के आने वाली है। अभी तक तो चलो हम ब्रिटिश को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई, ऐसी चीजें बनाई जिससे हमारी इकोनॉमी को तकलीफ हुई, लेकिन अब तो बागडोर हमारे हाथ में थी। लेकिन स्टिल हम ये रियलाइज करेंगे कि 47 से 1991 में इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो करनी चाहिए वो ग्रो नहीं की। उसके पीछे क्या कारण रह गए, क्या रीजंस रह गए, और कुछ चीजें अच्छी भी हुई तो वो क्या क्या चीजें अच्छी हुई। तो यहां पर अगेन ईयर्स और इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में। जैसे हम स्टार्टिंग से देखें तो जब हम आजाद हुए तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यादातर लोग इलिटरेट थे। ज्यादातर लोग, करीब करीब लिटरेसी रेट हमारे यहां 18% जैसी थी, सिर्फ 18%, यानी कि 82% लोग लिख पढ़ भी नहीं सकते थे। दे वर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक। और हमारे यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी ऑन एन एवरेज। जैसे आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है ऑन एन एवरेज। हमारे देश में एक इंसान 69 ईयर्स आज के वक्त में जीता है, पर 1950 में इट वॉज ओनली 32 ईयर्स। और हमारे यहां पर पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी लोगों के पास वो स्किल सेट नहीं थी जिससे हम अपनी इकोनॉमी को पुश कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल है, पैसा है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए अच्छे लोग नहीं है, केपेबल लोग नहीं है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। एंड दिस वाज आवर प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि 18% जैसे लोग लिटरेट रहे होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल जैसी रही होगी, और इंडिया के लोग पॉवर्टी से गुजर रहे थे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इनकम बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब उस समय हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो मॉडल बनाया उन्हें हम कहते हैं नेहरूवियन मॉडल, जिनका मॉडल क्या था, सोशलिस्ट बेस। सोशलिस्ट बेस का इनका मॉडल था। यानी कि ये चाहते थे कि सोसाइटी में इनकम वगैरह इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि अमीर और गरीब का अंतर खत्म हो जाए। एंड देयर बाय इनकी जो फिलॉसफी थी उसके अंदर ये सोशियो एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ये चाहते थे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी पुश करते थे। लेकिन किस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्राइवेट सेक्टर बेस्ड नहीं, गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब वो पूरी तरह से कौन डायरेक्ट करेगा? स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट। एंड दैट वाज द डोमिनेंस इन आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन आधार बन गया वेलफेयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, सोशो इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलके करेगी। इसी तरीके से ये किया जाएगा। यानी हमारी पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई, यानी प्राइवेट सेक्टर के कुछ भी हाथ में नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली है। एंड इसी वजह से इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन जो आज के वक्त में बदल के बन चुका है नीति आयोग। अब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है, पर तब प्लानिंग कमीशन बनाया गया था इसी इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो क्या करता था, 5-5 साल के प्लान बनाता था, 5-5 ईयर प्लान। जैसा हमारा पहला 5 ईयर प्लान 1951 में चालू हुआ था और वह खत्म 1956 में किया गया था, जिसे मॉनिटर कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। और इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? देश के प्रधानमंत्री। जैसे आज के वक्त में नीति आयोग है और उसके चेयरमैन कौन है? अगेन देश के प्रधानमंत्री। इस तरह से प्लानिंग कमीशन ने 5-5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप किस लॉजिक पे चल रही थी कि पूरी इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में रहेगी, और जो नेसेसरी चीजें होंगी वहां वहां प्राइवेट सेक्टर को बुला लेंगे। यानी कि कहीं पर हमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प चाहिए होगी तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे, बट हमारा बेस पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। नेहरू जी की स्ट्रैटेजी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। ये चाइना को देखा देखी था, क्योंकि चाइना भी इस वक्त रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था। तो हमारे देश में भी ये बात थी कि हमें भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो हमने प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन करने की प्लान बनाई कि हम धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज करेंगे अपने आप को, जिसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं उनको हमने रोल स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट दे दिया कि इनका रोल बड़ा होगा हमारे देश में। और हमने इसके साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी शुरू की,
जिसमें पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमने बनाया था 1948 में और दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमने बनाया था 1956 में। जो 1948 की पॉलिसी थी वो हमारे संविधान बनने की भी पहले बनी थी एंड देयर बाय वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाई। इसीलिए जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है जो 1956 में बनी, हम ज्यादातर उसी को डिस्कस करते हैं। फिर भी अगर हम 1948 वाली पॉलिसी देखें तो उसमें क्या कहा गया था, पब्लिक सेक्टर सब करेगा, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस वगैरह दिए जाएंगे एंड स्ट्रैटेजिक चीजें जो है रेलवेज, आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब स्टेट के कंट्रोल में होगी, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। और जो बेसिक इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट है वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होगा। ये 1948 में हमने बनाया। ये जो पॉलिसीज हैं ये दो लॉजिक पे चल रही थी, एक नेहरू जी के लॉजिक और एक गांधी जी का लॉजिक। नेहरू जी का लॉजिक क्या हो गया, सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है और हैवी इंडस्ट्री लगानी है हमें, जस्ट लाइक रशिया, जस्ट लाइक सोवियत यूनियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी, वो खुद खादी बनाते थे, बेसिक चीजें खुद सीते थे, वही चीजें हमारे देश में भी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के की जाए, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज एंड विलेज रिपब्लिक्स बनाए जाए, यूनियंस बनाए जाए जो मिलकर ये छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाएं। इस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को गाइड किया गया और 1956 में कॉम्प्रिहेंसिव सेट बनाया गया जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर का रोल और बढ़ा दिया। और इससे हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर खत्म सा हो गया, उन्हें पूरी तरह से डिस्करेज कर दिया गया और इसी का बहुत लंबा इंपैक्ट आया हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज 1950 से लेके 1990s में कुछ खास ग्रो ही नहीं की, डाइवर्सिफाई हो गई क्योंकि सरकार करेगी तो सब कुछ करेगी, लेकिन सब कुछ बड़ा स्लो हुआ एंड देयर बाय ग्रोथ ही नहीं आई हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो हमने फिर भी 1950s तक थोड़ी ओपन रखी थी, लेकिन अदरवाइज हमने पूरी तरह से क्लोज कर दी थी 1991 तक। इसी वजह से 1958 में, याद रखना है आपको ईयर, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी और इस क्राइसिस की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज कंप्लीटली डिप्लीट हो गए थे एंड इससे हमने इंटरनेशनल ट्रेड को और टाइट कर दिया, यानी इंपोर्ट्स को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड वाली पॉलिसी थी वो पूरी तरह से बंद कर दी, यानी थोड़ी भी ओपन जो रखी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो भी बंद कर दी, क्योंकि 1958 में एक बड़ी क्राइसिस आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये सारे कंट्रोल्स 1966 तक मेंटेन किए गए। भारत की ग्रोथ रेट पहले 3 डेकेड्स में सिर्फ 3.5% रही और इस 3.5% को फेमसली बुलाया जाता है हिंदू ग्रोथ रेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1950 से लेकर 1980 की जो हमारी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो सिर्फ 3.5% थी और इसे हिंदू ग्रोथ रेट बुलाना शुरू कर दिया गया। हमने अपने पहले डेकेड में सारा ध्यान कैपिटल गुड्स पे रखा था रादर देन कंज्यूमर गुड्स एंड दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर जो हमें बाद में समझ आया, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बनाने और चलाने के लिए जो लिटरेसी चाहिए होती है या जो कैपिटल चाहिए होता है या जो एक स्किल सेट चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो हमारी इकोनॉमी में लोगों के पास था ही नहीं एंड इसीलिए अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करते वक्त कैपिटल गुड्स पे फोकस करना उल्टा पड़ गया एंड इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही नहीं की। हमने शिफ्ट किया भी तो थोड़ा 60s में करना शुरू किया और ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्री को छोड़ के पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं और एग्रीकल्चर में भी पहले हमने इंस्टीट्यूशनल मॉडल अपनाया। ये इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या होता है कि आप लैंड रिफॉर्म्स करो, यानी कि जमींदारों से जमीनें लेके फार्मर्स को देना शुरू करो, कोऑपरेटिव्स बनाओ ताकि यूनियंस बनेंगे तो लोग मिलजुल के अच्छे से काम करेंगे और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। इन चीजों पे ध्यान दिया पहले हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि बीज कहां से आएगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज क्या होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम नई चीजें कैसे बनाएंगे, इन चीजों पे हमने पहले ध्यान नहीं दिया। हमने इन चीजों को इग्नोर किया, यानी टेक्नोक्रेटिक एरियाज हमसे मिस हो गए। इसी से इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी हमारी, जो भी थोड़ी बहुत बढ़ी वो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से बढ़ी, जो बहुत छोटी थी, इट वाज मीगर। कंटिन्यूअस फेलियर्स हुए, मॉनसून्स आए और 2 बड़े ड्रॉट्स आए 1966 और 67 में एंड हमारा पूरा ढांचा ही खत्म हो गया एग्रीकल्चर का एंड दैट वाज अ सीरियस फूड प्रॉब्लम। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस की इकोनॉमी में एक पब्लिक लॉ बनाया गया जिसका नाम था PL 480 पब्लिक लॉ, यूएस की इकोनॉमी की कि वो पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी फूड की प्रॉब्लम है वहां पे एड प्रोवाइड करेंगे, यानी फॉरेन फूड एड करके उन्होंने पॉलिसी बनाई और इंडिया उसी पॉलिसी पे डिपेंड करने लगा कि यूएस से जो PL 480 के तहत इन्हें फूड मिलेगा उसी से इनको असिस्टेंस मिलेगा। और उस समय भारत को रियलाइज हो गया कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए वी नीड फूड ग्रेन्स, वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर और गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को चेंज किया, स्पेशली ध्यान दिया वीट के प्रोडक्शन पे, गेहूं के प्रोडक्शन पे
और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया 1966-67 में। इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फोकस किस पे था? फार्म टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, हाई यील्ड सीड यूज करेंगे जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि ऑर्गेनिक सीड्स नहीं होते, लैब मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बट उनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन को सुधारेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। इनके बारे में आपकी किताब में नहीं दिया है। MS स्वामीनाथन का रिसेंटली ही देहांत हुआ है और MS स्वामीनाथन को हमने भारत रत्न से सम्मानित करने की बात की है कि उन्हें हम भारत रत्न देने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑनर हो गया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश में। तो आप सोच सकते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भारत फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया और प्रॉब्लम थोड़ी सुधरने लग गई। धीरे धीरे प्रॉब्लम सुधरने लग गई तो अब हमारे देश में हम बैंक्स पे फोकस करने लग गए। बैंक्स का हमने नेशनलाइजेशन किया। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, मतलब प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन, यानी सरकार संभालेगी इन बैंक्स को। आज के वक्त में फिर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लेकिन उस वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था क्योंकि बैंक्स खाली कमर्शियल नीड्स ही फुलफिल कर रहे थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर की नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका एजेंडा ही प्रॉफिट मोटिव होता है। इस वजह से नेशनलाइजेशन 69 में 14 बैंक्स का और 1980 में 6 बैंक्स का किया गया था। ये सारी पॉलिसीज वगैरह बदलने लग गई, लेकिन 1965 से 1981 भारत की आजाद इतिहास का सबसे बुरा परफॉर्मेंस का समय बन गया। यानी हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्म ही नहीं किया, प्रोडक्टिविटी गिरी, और यही वो दौरान है जब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आ गई हमारे यहां। 3 बड़े वॉर्स चाइना और पाकिस्तान के साथ, बड़े ड्रॉट्स जो हमने कहा 66 और 67 में क्राइसिस हुई, और पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस शूट अप कर जाना, ऑयल शॉक्स, जिसकी वजह से हैवी इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज होना, और ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। ये रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में जब अपॉर्चुनिटी आई तब हम जा नहीं पाए क्योंकि हमें क्लोज्ड इकोनॉमी थे, एंड इसी वजह से जो वेल्थ क्रिएट करने का इंसेंटिव था वो कभी बना ही नहीं। हमारी जो भी पॉलिसीज थी वो लार्जली एंटी ग्रोथ हो गई। जैसे कि एक पॉलिसी हो गई हमारे देश का एक कानून MRTP एक्ट 1969, जिसका ये ऑब्जेक्टिव था कि मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देनी है, लेकिन वो मोनोपोली ना क्रिएट होने के चक्कर में कई बार ग्रोथ भी नहीं होने देता था। कोई अगर प्राइवेट फर्म अच्छी कर रही है तो उसे ग्रो भी नहीं करने देता था, यानी कि उन लार्ज फर्म्स को पकड़ने की कोशिश करता था जिनके पास लार्ज मार्केट पावर हुआ करती थी, उन पे बहुत सारी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देता था, उनकी ग्रोथ रोक देता था, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी लोगों को, एंड देयर बाय बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज बहुत बार बड़े हो ही नहीं पाए, और बाहर के देश से ऐसे बिजनेस हाउसेज एंटर ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहां पर रिस्ट्रिक्शंस थे। 1967 में इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, और यह पॉलिसी उल्टी पड़ गई। पॉलिसी क्या बनाई गई 1967 में कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो लेबर इंटेंसिव होगी और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कैपिटल इंटेंसिव होगी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव होगी और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। इसका मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता वो लेबर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, उसे कैपिटल गुड्स के थ्रू ही काम करना होगा, मतलब मिनिमल लेबर रखना होगा, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वही लेबर एम्प्लॉय करेगा। और ऐसी पॉलिसी बना के ये मैंडेट बना दिया गया कि ऐसे ही करना है ताकि लेबर इंटेंसिव ग्रोथ हो, ऑब्जेक्टिव था, और इनकम लोअर वेज अर्नर्स की तरफ शिफ्ट हो, यानी जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था उन्हें मिले। और इस पॉलिसी से किनको बाहर निकाल दिया? बड़ी फर्म्स को, और इन बड़ी फर्म्स को क्या बोल दिया? तुम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में काम ही नहीं करोगे। अब इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जो प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल बनाते थे वो लार्ज स्केल बनाने वाले प्रोडक्ट्स में लेबर इंटेंसिव होगा ही नहीं, कैपिटल इंटेंसिव ही यूज करना पड़ेगा। तो स्मॉल स्केल इतने लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं पाया जितने लोगों को लार्ज स्केल दे पाता, एंड कई लोग बेरोजगारी होने लग गए। ऐसे लेबर लॉस भी बना दिए गए जिन्होंने ये डिस्करेज कर दिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर इंटेंसिव काम कर ही नहीं सकते आप। ये बात पॉलिसी मेकर को बहुत लेट समझ में आई कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि हमने इन चीजों के लिए जो नेसेसरी टेस्ट बनाने चाहिए थे, नेसेसरी रेगुलेशंस बनाने चाहिए थे, वो हमने किए ही नहीं, एंड देयर बाय जो ग्रोथ हो सकती थी बड़ी इंडस्ट्रीज की वो भी रुक गई। MRTP एक्ट तो रोकता ही था, इस पॉलिसी ने भी उसे रोक दिया, एंड बाद में जाके 1991 में हमने इस पॉलिसी को पूरी तरह से बंद किया था कि स्मॉल स्केल के लिए कोई प्रोडक्ट्स रिजर्व नहीं होंगे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज भी रिजर्व नहीं होगी, सब ओपन होगा। एंड 1991 के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई। ये सब हमारा 1991 के पहले तक का डिस्कशन हो गया, यानी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कवरेज है वो हमने इस सेशन में कवर किया 1947 से लेके 1991।
अगर मैं एकदम इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो बताऊं ना, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, अगर हम क्विकली देखें तो इस डिस्कशन में ध्यान में रखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने नेहरूवियन मॉडल फॉलो किया कि सब कुछ स्टेट के हाथ में होगा और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई और प्लानिंग कमीशन 5-5 साल के प्लान बनाने लगा। ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एंड देयर बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में भी पास किया और 1956 में भी पास की, जिसके दो ही ऑब्जेक्टिव्स थे। नेहरूवियन फिलॉसफी कि हमें सब कुछ वेलफेयर लॉजिक पे सोशलिस्ट करना है, और दूसरा गांधीयन फिलॉसफी कि हमें स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बनानी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया गया और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1958 के बाद से पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया, क्योंकि 1958 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई। 1950 से लेकर 1980 3.5% की ही ग्रोथ रेट रही, जिसे हमने हिंदू ग्रोथ रेट कहना शुरू किया। हमने फोकस ही कैपिटल गुड्स पे कर लिया और कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान ही नहीं दिया। शुरुआत में एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया, और जब दिया तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पे ध्यान दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे नहीं दिया, जिससे फूड क्राइसिस हो गई और हम यूएस पे डिपेंडेंट हो गए कि वो हमें फॉरेन फूड प्रोवाइड करेंगे, वो हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगे जिससे हम फूड बाई कर पाएंगे या फूड खरीद पाएंगे दूसरे देशों से। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसीलिए बाद में जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया 1966-67 में, जब दो बैक टू बैक ड्रॉट्स आए और उससे हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, टेक्नोलॉजीज मॉडर्नाइज करना एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इस पे फोकस करना हमने शुरू किया। बैंक्स को नेशनलाइज किया 1969 में, 14 बैंक्स को, 1980 में 6 बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया। 1965 से 1980 भारत की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री का वर्स्ट फेज था, और 70s में हम ज्यादा स्ट्रगल इसलिए भी किए क्योंकि 3 वॉर हुए थे, ऑयल शॉक्स लगे थे एंड ड्रॉट्स की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और इंडिया ने अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड इकोनॉमी होने की वजह से मिस कर दिया। MRTP एक्ट जो 1969 था वो लार्ज पावर क्रिएट ही नहीं होने देता था, रेगुलेशंस लगा देता था, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था, एंड इसीलिए वहां से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाती थी वो नहीं हो पाती थी। ये एक प्रॉब्लम हो गई। और 1967 में तो गवर्नमेंट ने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है, यानी जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो स्मॉल स्केल ही बनाएंगे, वो लार्ज स्केल बना ही नहीं सकते। एंड इस तरीके से कुछ चीजें जो लार्ज स्केल बना सकता था और उससे ग्रोथ मिलती, एम्प्लॉयमेंट मिलती, वो मिल ही नहीं पाई। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उल्टा पड़ गया, जिसे बाद में जाके हमने बंद किया था। तो ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा साफ था कि हमें लो वेज अर्नर्स को नौकरियां दिलानी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लार्ज स्केल में ये इतना नहीं हो पा रहा, स्मॉल स्केल के थ्रू हो जाएगा, बट इस तरह से रिजर्वेशन क्रिएट करना कि स्मॉल स्केल ये करेगा, लार्ज स्केल ये करेगा, और उसे स्ट्रिक्ट लेबर लॉस के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाली बात उल्टी पड़ गई, जो बहुत लेट रियलाइज हुई, एंड देयर बाय थोड़ा डैमेज हमारी इकोनॉमी को 1990s तक फेस करना पड़ा। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या किया। हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में थर्ड पार्ट पे जाएंगे, जहां हम 80s to 90s रिफॉर्म का जो दौर आया, क्योंकि अब हमें समझ आ गया था अब हमें हमारी इकोनॉमी को बदलना होगा, इस तरह से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो 80s to 90s में हमने एरा ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए, उसका हम कवरेज नेक्स्ट सेशन में करेंगे।